वेलकम टू अपने जॉब्स अकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपने जॉब्स अकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम टेरिटोरियल आर्मी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज से जो हम ये सीरीज आपके लिए ले आ रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन में ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया है, ऑफलाइन में भी है, और इसमें हम 2000 एमसीक्यूज करवाएंगे। जो आपका सिलेबस है सारा जीएस साइंस इसमें आएगा और इसी में से पेपर आएगा। तो चलिए पढ़ाते हैं आज आपको वन लाइनर्स की दुनिया से आपको वो चीजें। शाबाश। पहली बात नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे। लाइट ईयर इज ए यूनिट यूज्ड टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, नॉट टाइम। स्पेस में, अंतरिक्ष में, खला में जो स्पेस है, इस स्पेस में अगर हमें डिस्टेंस को नापना है तो हमें किलोमीटर माइल की जरूरत नहीं है, हमें एक बड़े यूनिट की जरूरत है। उस बड़े यूनिट को हम कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है? जितनी डिस्टेंस एक लाइट पूरा साल ट्रेवल करेगी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर एक ऐसा यूनिट है, नापने का एक ऐसा हमें अवसर है, एक ऐसा यूनिट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, न कि टाइम। लाइट ईयर से डिस्टेंस मेजर करते हैं स्पेस में। ये पहला पॉइंट अपने याद रखना है। और दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? दोस्तों साथियों, देसी दुनिया में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देसी में क्वांटिटी कहते हैं हर वो चीज जिसको हम नाप सकते हैं, उसे क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी दो तरह की होती है गुरुजी, कौन कौन सी? एक का नाम है स्केलर क्वांटिटी और दूसरे का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। आइए समझते हैं दोनों को। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका हमारे सामने मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि हम सिर्फ नाप सकते हैं लेकिन उसकी कोई दिशा, उसकी कोई तरफ नहीं हुआ करती है। मिसाल के तौर पर मैं बात करूंगा स्पीड की। आप बोलोगे सर स्पीड मेरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, हर आर में 40 किलोमीटर की स्पीड है। ये स्पीड का आपके पास वैल्यू है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, पैमाइश कहते हैं। इसमें सिर्फ 40 किलोमीटर पर आर है, तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। इसकी कोई दिशा नहीं है, ये नहीं मालूम ये 40 किलोमीटर ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहां पर, वो दिशा नहीं है। तो मैं कहूंगा स्पीड वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ नाप है, तो इसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। आई समझ? इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी अगर बात करूंगा, बोलूंगा फोर्स लगाया 10 न्यूटन का ईस्ट में लगाया। जब मैं कहूंगा फोर्स मैंने 10 न्यूटन का लगाया, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ईस्ट की ओर लगाया। अब मुझे बताओ डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जब डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आप टेरिटोरियल आर्मी के बच्चे हैं, 10th पास स्टूडेंट के लिए मैं सिंपल और देसी सरल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। हालांकि जब हम इसे इंजीनियरिंग की दुनिया में देखते हैं, नीट की दुनिया में देखते हैं, जेडबल की दुनिया में देखते हैं, तो इसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में 5 दिन भी पढ़ाना हमें कम लगता है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ाना है जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। फालतू कोई कहानी नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, सीधा टू दी पॉइंट। जो पढ़ाया वही एग्जाम में छपेगा। इसी को क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं मेरे सोने प्यारे बच्चों। स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड, मास इसकी एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी में बहुत होता है, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। ये वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विद डायरेक्शन। वो स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी शामिल हो उसे वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से बात नोट करेंगे आप। तीसरा पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का लॉ कहता है, न्यूटन ने 3 लॉ दे दिए। उसका नाम आइजैक न्यूटन था। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं।
एक का नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है मालूम है? कहता है न्यूटन बेचारा, कहता है अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी ही रहेगी, कोई चीज चलती है चलती ही रहेगी। मैंने कहा कब तक? न्यूटन ने कहा कोई चीज चल रही है चलती रहेगी जब तक कोई रुकाएगा नहीं। कहा कोई चीज रुकी है रुकी ही रहेगी जब तक कोई धक्का नहीं देगा। मैंने कहा इसे कहता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इफ समथिंग इज एट इट्स स्टैटिक पोजीशन, कोई चीज रुकी है रुकी रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई चीज चल रही है चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स से रोकेगा नहीं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और सेकेंड लॉ न्यूटन क्या कहता है? कहता है फोर्स जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने सिर्फ याद रखना है, तो फर्स्ट लॉ याद रहा। फर्स्ट लॉ का क्या कहता है? अगर कोई चीज रुकी है रुकी रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगेगा, चलती है चलती रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगेगा। सेकेंड लॉ कहता है फोर्स जो है, फोर्स का मतलब होता है पुल और पुश। पुल खींच, पुश, पुल और पुश को बोलते हैं फोर्स। लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा, फोर्स इज पुल और पुश। अच्छा, अब जब भी मैं फिजिक्स में साइंस में रेट का लफ्ज आएगा, रेट का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम के मुताबिक, टाइम के अनुसार, टाइम को रेफरेंस में मानते हुए क्या तब्दीली आई है। तो जब आप की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ तो वो आपका फोर्स बनता है। तो फिर यहां से कहा न्यूटन के बच्चे ने कहा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट के बदले में यहां लिखेंगे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का चेंज वेलोसिटी होता है टाइम के साथ साथ में। और न्यूटन ने कहा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि जब आपका मोमेंटम बदलेगा तो वही आपका फोर्स है। कैसे लाया? उसने ऐसे किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये जो mv होता है ना ये p के बराबर होता है, p अपॉन टी आया ना यहाँ पे, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू m इंटू v। इसी से उसने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। आपने सिर्फ याद रखना है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहां पर थोड़ा सा एक एरर था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट फोर्स नहीं होता है, वो करना है। और ये वीडियो जिस तरह से ऑफलाइन में हमने बताया ऐसे ही सेम अपलोड होगा, नो एडिशन। ये जो नेचुरल है सो नेचुरल है। अब देखिए, द वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। याद रखना है, जो हमारी अर्थ होती है इसका एक इक्वेटर है और इसके पोल्स है ना, आपको पता। तो जो इक्वेटर है उस पर वेट अगर हम अपने आप को वजन करेंगे तो इक्वेटर पे कम से कम निकलेगा और पोल्स पे सबसे ज्यादा निकलेगा। याद रखना है, द वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल, मिनिमम एट इक्वेटर। ये वो सवाल है जो डायरेक्ट टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं कोई आपको फालतू चीज नहीं बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं जो आपके साइंस में लिखा है और आपको ये करना पड़ेगा। देखिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई सैटेलाइट को भेजना है अंतरिक्ष में, जमीन के जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, इसके सुफेयर से भेजे, जो सरजमी हमारी है, इससे बाहर अगर हमने किसी सैटेलाइट को भेजना है
तो हमने स्पीड कितनी देनी है ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए। यानी कि हमें साइंस से बताती है कि अगर हम कोई कॉइन ऊपर करेंगे यू टॉस के तो वो नीचे गिरती क्योंकि उससे जमीन खींचती है। तो सेम इज द केस, अगर हम सैटेलाइट को भेजेंगे तो उसे जमीन खींचेगी तो वापस गिर जाएगा। तो अब कितनी स्पीड देनी पड़ेगी ताकि वो अर्थ के कब्जे से बाहर चला जाए, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो ये कितना होना चाहिए? 0.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, एक सेकंड में 11 किलोमीटर, एक सेकंड में 11 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं यूं समझूंगा, अगर एक सेकंड में 11 किलोमीटर है तो 10 सेकंड में 110 किलोमीटर। यानी कि यूं समझो, बंदा अगर यहां जम्मू से अगर उसे दिल्ली पहुंचना हो तो ये सेकंड्स की बात है, सेकंड्स की बात है ना? खुद सोचो आप, इतनी हाई स्पीड है ये, 11 किलोमीटर एक सेकंड में, कितना स्पीड हो गया ये। ओके, आपसे कोई पूछेगा बताओ ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ये स्फेरिकल क्यों होते हैं? तो याद रखिएगा, ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये बस अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। रेन ड्रॉप्स ऑफ स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स व्हाई शिप्स फ्लोट एंड सबमरीन्स ड्राइव। आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो होता है, जब हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे हम कोई चीज उसमें गिरा देते हैं, कोई हल्की चीज, तो वो ऊपर की ओर आती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बेयोंसी के थ्रू। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है इतनी भारी भारी शिप्स होती है लेकिन वो डूबती नहीं है, वो तैरती है। और सबमरीन कैसे डाइव करते हैं पानी में, तो ये सब चीजों के लिए क्या आता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट टू बी नोटेड, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वन लाइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया है। आप बताइए, डिवाइस यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर लाइक दैट ऑफ सन इज पायरोमीटर। वो डिवाइस कौन सी है? बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे सूरज का टेम्परेचर होगा। कितना टेम्परेचर होगा? देखो यहां 48 डिग्री गर्मी होती तो हम हु हा करते हैं, बस ओह गर्मी, हाँ थप्पड़ लग रहा है, जैसे बंदा बाहर जाता है गर्मियों में, आती ना लू चलती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये तो हमें इतने हजारों लाखों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर दूर है हम सन से, सूरज से, फिर भी हमें इतनी गर्मी की तपिश महसूस होती है। बताओ सन के करीब पे कितना टेम्परेचर होगा? उतने हाई टेम्परेचर को नापने के लिए जिस apparatus का जरूरत पड़ता है उसे कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोमीटर। हीट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन विच रिक्वायर्स नो मीडियम। हाँ, सूरज से लेकर हमारी जमीन तक जो हीट पहुंचती है, इसके लिए प्रोसेस ऑफ रेडिएशन चाहिए, और सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम की, कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पॉइंट भी नोटेड। मरकरी क्या है? एक ऐसा मेटल है जो हम थर्मोमीटर में लगाते हैं, और ये वो होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओनली वो मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो लिख दीजिए मरकरी होता है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और याद रखिएगा, मरकरी को हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं, इसकी हाई कोफिशिएंट है, और इट डज नॉट स्टिक टू गिलास। ये गिलास के साथ चिपकता नहीं है, और इससे हाई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। याद रखिएगा, एक्सपेंशन होता है इसमें, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है इसमें। और ये गिलास के आपने देखो ना, डॉक्टर्स हमारा ये ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो जो आपके पास उसमें भी मरकरी होता है ना, प्रेशर, जिसे सफाइकोमीटर कहिए आप, या दूसरा आप देखिएगा थर्मोमीटर, उसमें आपको मरकरी लगता है, क्योंकि ये गिलास के साथ चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट इतनी स्पीड पे चलती है। ओके, अच्छा, जो हमें लगता है स्टार्स रात को ट्विंकल करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, इसे लगता है कि वहां जिल मिलाते हैं। ये किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे लाइट पड़ गई मिरर पे, वो वापस आ गई है। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं, बट व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द मिरर इट कम्स बैक, कमिंग बैक इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। जब लाइट पास हो जाए और फिर वापस आने के बजाय वो बेंड हो जाए, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो बेंड होती है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम है रिफ्रैक्शन। अच्छा जी, एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार याद रखना आपने, दूसरा है ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो हमें आसमान नीला दिखता है, आसमान का कोई कलर नहीं है गुरुजी, ये हमें नीला दिखता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। जो सूरज से हमारी लाइट यहां तक आती है, बीच में हवा के जो पार्टिकल होते हैं उनसे जब टकराती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें आसमान का आकाश का जो रंग दिखता है वो नीला दिखता है। अच्छा, जो हमारे पास फाइबर होता है, इट रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। जो हमारा ये फाइबर आजकल हमारा नेट चलता है, तो ये है बिकॉज ऑफ द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शाबाश। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी बंदे को नजदीक का दिखता है लेकिन पास में नहीं दिखता, उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। दूर का दिखता है लेकिन पास का दिखता नहीं है, तो उसे क्या, कौन से मिरर चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए उसको, लेंस चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अब कोई बंदा है उसको नजदीक का दिखता है, दूर का, उसको उस बीमारी का नाम है मायोपिया, उसको चाहिए कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगता है कब? जब दूर का दिखता हो, पास का नहीं, हाइपरमेट्रोपिया हो। और कॉन्केव लेंस तब लगता है जब बंदे को नजदीक का दिख रहा हो, दूर का नहीं दिख रहा, मायोपिया हो। तो मायोपिया के लगते हैं कॉन्केव और दूर के लगेगा कॉन्वेक्स। आगे बढ़िए। अच्छा, कलर्स जो लाइट के प्राइमरी होते हैं वो कौन कौन होते हैं? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। ये है बेसिक प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। इस तरह का कंटेंट अगर आपको मिलेगा तो मैं समझ सकता हूं ये सबसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए है। क्यों? देखिए, एक तो होता है किताबों में घुस जाना, किताब के कीड़े बनना और वो पढ़ना जो एग्जाम में आएगा नहीं। एक होता है डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास 30-40 दिन का जो वक्त है, इसमें आप सर वो पढ़ाइए तो सीधा एग्जाम में छपेगा। पिछली बार भी अपनी जॉब्स अकेडमी ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई। टेरिटोरियल आर्मी के बच्चे यहाँ से बहुत सिलेक्ट हो गए, GD में सिलेक्ट हो गए। जितने भी डिफेंस के एग्जाम हमारे होते हैं, बच्चों की चॉइस ही रहती है कि अपनी जॉब्स अकेडमी पढ़े। क्यों? कंटेंट हमारा लाजवाब। ये मैं नहीं बोलता हूं, आपको एग्जाम खुद बोलता है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स लाइक स्टील एंड गैस में सबसे स्लो चलती है क्या? ये जो साउंड ट्रेवल हो जाती है, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। और साउंड वैक्यूम में गुजरती नहीं है। जैसे मान लो आप स्पेस में होंगे, वहां आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां वैक्यूम में लाइट तो जा सकती है लेकिन वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब है तो जहां कोई एयर वगैरह नहीं है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। साउंड के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है, जिससे गुजर के जाए। वो मीडियम होना जरूरी है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज 344 मीटर पर सेकंड। याद रहेगा, 344 मीटर पर सेकंड जो है, ये साउंड की स्पीड है हवा में एट रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को तकरीबन रूम टेम्परेचर मानते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे, हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज बोलते हैं इसको, यह है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप रेडियो सुनते हैं ना, आज आप देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो, इतनी फ्रीक्वेंसी। सुनो सुनो लाइव बनो 92.7 बिग FM है ना, वो जो है 92.7 FM, दैट इज हर्ट्ज।
है ना, फ्रीक्वेंसी। तो साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो 20,000 से ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और मसला ये यहां यह है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही हम जो है सुनाई पड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड आर ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। यहीं तक हम सुनाई पड़ता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं। ना हम इससे नीचे सुनाई पड़ेगा ना इससे ऊपर सुनाई पड़ेगा। नीचे वाले को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ऊपर वाले को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ना इंफ्रासोनिक सुनने को मिलेगा ना अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारा क्या बनता है, इट इज कॉल्ड एज ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस। यहां तक हम सुनाई सकते हैं, बाकी जानवर और परिंदे चरिंदे ही सुन सकते हैं। इसके बाद एक और आता है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करता है अंडर वाटर बॉडीज को देखने के लिए। यानी कि अगर पानी के अंदर कोई चीज छिपी है तो उसे फाइंड करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग ये सिस्टम जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, उन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके ये पानी के नीचे जो वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। इट इज कॉल्ड एज सोनार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, खासतौर पर जेके एसएसबी हो, एसएससी हो, टेरिटोरियल आर्मी हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम है, जेएनवी का एग्जाम है, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम। हम अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं, ओम में। ओम क्या है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपकी करंट पास हो रही है, उस करंट को कितनी रुकावट मिल रही है, जो करंट के रास्ते में रुकावट आएगी उसका नाम है रेजिस्टेंस, और ये ओम में मेजर करते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि जितनी वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो उतना आपका करंट बढ़ेगा। यानी कि अगर आप वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, यानी कि करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगी ना। ओके, इसके बाद फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एलॉय। एलॉय का मतलब होता है जब आप दो मेटल्स को मिक्स करते हैं, यानी जैसे आपने देखा अगर में स्टेनलेस स्टील होता है तो स्टेनलेस स्टील क्या है, इट इज एन एलॉय। दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करते हैं एक प्रॉपर रेशो में, फिर जाके बनता है एलॉय। तो एलॉय क्या है, यहां पर लेड और टिन, लेड और टिन दोनों को मिलाकर आपका बनता है फ्यूज वायर, जो फ्यूज हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, ताकि लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये जो है और हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये हमें सर्किट्स को बचाता है। आप समझ गए, अगर हमें शॉर्ट सर्किटिंग से और हमें बचाना है आग लगने से तो हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है, ये खुद जलता है, ये जान दे देता है, लेकिन हमारे सर्किट को बचाता है। ये फ्यूज वायर है। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो फिलामेंट होता है, हालांकि आजकल तो ये अब एलईडी वगैरह सिस्टम आ गया है, पुराने जमाने के जो बल्ब थे उनमें वो एक तरह की इस तरह की तार होती थी, दैट इज कॉल्ड ए फिलामेंट। उस फिलामेंट को हम बनाते थे बिकॉज ऑफ टंगस्टन, ये मटेरियल होता था, इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये पिघलता नहीं था। पुराने बल्ब अगर आप देखेंगे, कभी कभार अगर इत्तेफाक से आपने उसे हाथ लगाया होगा, दोबारा फिर आपने हाथ लगाने की जरूरत नहीं की होगी, इतने गर्म वो होता था वो बल्ब, तो इंसान का हाथ जल पड़ता था। आज ये कल ये जो हमारे सामने ये एलईडी बल्ब लगे हैं, ये इतने गर्म नहीं होते। वो पुराने बल्ब तो वो खतरनाक गर्म होते थे, इतनी हीट वो जनरेट करते थे, और वो 9 बल्ब, ये एक बल्ब, आप समझिए जितना ये एक बल्ब लाइट देता उतने वो 9 देते हैं। जितना उन 9 का खर्चा है उतना इस एक का खर्चा नहीं है। तो यहां ये टंगस्टन मटेरियल लगता था
इन पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब्स में बिकॉज ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर वो होता है जो आपकी वोल्टेज को यहाँ बढ़ाएगा या तो कम करेगा। अब देखिए कभी घर में लाइट कम होती है, हम तो यहाँ देसी में लाइट कहते हैं, हालांकि वोल्टेज होता है, वोल्टेज कम होती है तो बोलते हैं स्टेबलाइजर पे बढ़ा दो, है ना। मशीन नहीं चल रही है, प्रेस नहीं चल रही है, वोल्टेज कम है तो वोल्टेज बढ़ा देते हैं, कभी ज्यादा आ जाए तो ड्रिप कम कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है या तो एसी वोल्टेज को स्टेप अप करे या तो डाउन करे। इट डज नॉट वर्क विद डीसी, यानी कि डीसी करंट। डीसी एसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ याद रहेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। और डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब सवाल आपका ये उठेगा सर ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी में क्या फर्क है। मैं डीसी में समझाऊंगा क्योंकि इस पर तो हमने एक ही किताब पढ़ी थी इंजीनियरिंग में, एसी क्या है डीसी क्या है। बहरहाल आपको मुख्तसर बताऊंगा मैं। अगर करंट जो है वो टाइम के साथ साथ उसकी वोल्टेज या उसका मैग्नीट्यूड करंट का बदलता रहेगा तो इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि मैं यूं कहूंगा, अगर आपको समझने के लिए है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये टाइम है, ये करंट है। करंट शुरू में 0 से फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर कम, इस तरह से। यानी कि बार बार करंट का अपना जो है वैल्यू है वो बार बार चेंज अगर टाइम के साथ होता रहेगा तो उसे मैं कहता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ऑल्टरनेट मतलब बदलता रहना। और डायरेक्ट करंट ऐसी होती है, ये टाइम है, ये करंट है, ये शुरू में अगर 5 है तो 5 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती है। तो दैट इज व्हाई डीसी करंट का शॉक नहीं लगता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि एक फ्लक्चुएटिंग करंट होती है, इस वजह से हमें उसमें एहसास होता है कि यार कुछ हो रहा है। दैट इज व्हाई ये हमारा एसी जो है ये ऑल्टरनेटिंग करंट में आता है और डीसी हमारा डायरेक्ट करंट हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर लगता किसमें, एसी में, क्योंकि इसी में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, करंट अप एंड डाउन होती है। तो डीसी में तो स्टेडी रहेगा, सेम रहेगा, उसमें बढ़ाने और घटाने का फायदा ही कोई नहीं। आपके जितने भी मोबाइल अपरेटस हो गया या कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया है, उन्हें चाहिए डीसी। तभी आप देखते हैं आपके जो चार्जर है, एडाप्टर है, उसमें ऐसा सिस्टम बनाया होता ताकि वो एसी को चेंज करे डीसी में। उस डिवाइस का नाम होता है जो आपके एसी को डीसी में चेंज करे, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। तो जो हमारे चार्जर्स होते हैं, मोबाइल का हो गया या कंप्यूटर, कोई भी चार्जर ले लीजिए आप, ताकि आपकी जो आईसीज है वो बची रहेगी। ये एसी फ्लक्चुएटिंग है और उसको उड़ा सकता है, ये इनको चाहिए डीसी करंट जो चेंज ना हो टाइम के साथ साथ, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा बीच में रेक्टिफायर। तो नोट करिएगा, रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर मतलब जो एसी को चेंज करे डीसी में। अच्छा, जो डीसी को चेंज करे एसी में वो आपके घरों में लगा होता है, इन्वर्टर उसको बोलते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए इन्वर्टर चाहिए और एसी डीसी को एसी में इन्वर्टर, एसी को डीसी में उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है बेटा। अभी फिलहाल में लद्दाख में एग्जाम हुआ था केएसआरबी का, उसमें सवाल आया था ये जो फिशन है, फिशन जो है ये किसका उल्टा है, ये फ्यूजन का उल्टा है। फिशन का मतलब होता है माइनस, फ्यूजन का मतलब होता है प्लस। फिर लिखा था बताओ सिमिलरली सब्ट्रैक्शन किसका उल्टा है, एनालॉजी का सवाल था। अगर फ्यूजन का उल्टा फिशन है तो एडिशन का उल्टा क्या आएगा, सिंपली सब्ट्रैक्शन आएगा। फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना, फिशन का मतलब है टूट जाना। तो यहां कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन अर्थ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन। यानी आजकल आप देखिएगा डैम होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल कुदरत से होते हैं जहां से खुद ब खुद जो है शुआएं, रेज निकलती रहती है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, और वो इस्तेमाल करके उसमें न्यूक्लियर फिशन होता है, उसकी वजह से भी न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर जनरेशन हो जाती है। ये एक प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है और यूरेनियम जो है उससे न्यूक्लियर फिशन होकर फिर पावर जनरेट किया जाता है। अगर ये मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, अगर इसका जर्रा थोड़ा सा मिल जाए
काफी, ये ना ये तो गवर्नमेंट ही इसको ले सकती है ना, आम तो बंदे को एक्सेस नहीं है। अगर इसका थोड़ा सा मटेरियल बताया गया था, मतलब पेट्रोल का डीजल का इस्तेमाल और इसके इस्तेमाल में इसका थोड़ा सा अगर इस्तेमाल जो ये रेडियो एक्टिव होता है, तो गाड़ी न जाने कितने 100-200 साल तक उस एक मटेरियल पे चलती रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जो नॉन रिन्यूएबल होता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि वरना लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ये पावर जनरेशन हो गया है, हमें स्पेस में किसी चीज को भेजना है, या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर एक मैसिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। अब देखिए इसके अलावा आइसोटोप्स क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, यानी कि शॉर्टकट में यूं कहूंगा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर उनका मास नंबर अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन 12 14, कार्बन 12 16, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सॉरी, C6 12 C6 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन है वो बंदे का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है। अब चूंकि देखो यहां पर भी 6 और 6 एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ऊपर 12 और 14 है। अब क्या है, प्रोटॉन तो सेम है लेकिन क्या है, न्यूट्रॉन अलग अलग है। इसमें 12 जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करके आया 14। अब बताइए मुझे, तो यहां पर 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है इन दोनों में भले ही एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। जब प्रोटॉन सेम हो, न्यूट्रॉन अलग अलग हो, तो इसे कहते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं बोलिए, जहां पर आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा, प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होगा। ओके, इसके बाद अगर आपको साउंड की इंटेंसिटी मेजर करनी है कि साउंड की कितनी लाउड है, साउंड अच्छी आ रही है, लाउड है, या ये लाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको चाहिए यूनिट, इसका नाम है डेसिबल यूनिट। साउंड को मेजर किसमें करते हैं, डेसिबल में। तो इट इज द मेजर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो क्या चाहिए आपको, बैरोमीटर चाहिए। और सडन ड्रॉप इंडिकेट्स ए स्टॉर्म। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ तब्दीली आ जाए, उस तब्दीली का नाम ही स्टॉर्म होता है, आंधी। आप समझ गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली, अगर सडन ड्रॉप आ जाए, एकदम से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल जाए, तो ये आंधी की निशानी है, स्टॉर्म। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, फॉलोड बाय सिलिकॉन। ये वो सवाल है बेटा जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, इसके लिए आपको बड़ी बड़ी किताबें खंगालने की जरूरत नहीं, कहां इतना कुछ पढ़ोगे आप, हम आपको वो मटेरियल दे रहे हैं जो सीधा एग्जाम में छपता है। अच्छा, लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल, ऑस्मियम इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, ओनली मेटल इज रूम टेम्परेचर इज मरकरी। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, खाली वो मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में उसे मरकरी कहते हैं। नोट करिए आपके लिए बेटा, द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमाइन। वो मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर उसका नाम मरकरी है, नॉन मेटल जो लिक्विड है उसका नाम है ब्रोमीन। सिल्वर क्या है, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है अमंग मेटल, सिल्वर सबसे बेहतरीन। डायमंड क्या है, ये इलेक्ट्रोप है कार्बन का, और द हाईएस्ट हार्डेस्ट नेचुरली मटेरियल है। दुनिया में जो नेचुरल सबसे हार्डेस्ट कोई मटेरियल हुआ है उसका नाम डायमंड है। ग्रेफाइट क्या है, ये भी इलेक्ट्रोप है, किसका, कार्बन का ही ये बच्चा है, लेकिन ये नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे
पेंसिल वगैरह में इस्तेमाल होता है वो ग्रेफाइट होता है। अगर बच्चे ने कोई पेंसिल डाल दिया बिजली के सॉकेट में, पिछले भी अगर उसका कोई बना नहीं है ऊपर, अगर वो बिल्कुल नेक्ड है, तो पेंसिल की लेड पे अगर वो हाथ रखेगा एकदम करंट खाएगा, क्योंकि वो जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए लेयर जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आप देखिए, अगर बाहर कोई सरिया हो, लोहा हो, तो उसको जंग लग जाती है, और जंग से बचने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं उसके ऊपर, तो जो जिंक की परत चढ़ाई इसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। बताइए क्या लाजवाब पॉइंट्स है आपके, बेमिसाल पॉइंट्स है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इंक्रीजेस द वेट ऑफ आयरन इनिशियली। और जो जंग लगता है यह असल में ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मेटल होता है जी, इट इज ए केमिकल रिएक्शन। इस तरीके का बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट हमारे जितने भी टेरिटोरियल आर्मी के बच्चे हों, जीडी के बच्चे हों, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश, हमारी रिसर्च इस बुनियाद पर रहती है कि बेटा आपको वही कंटेंट दे जो आपको कल एग्जाम में काम आएगा। शाबाश। इसके अलावा देखिए, 50 तक बराबर करेंगे। द पीएच स्केल मेजरिंग एसिडिटी और अल्कलिनिटी, ए पीएच ऑफ 7 इज न्यूट्रल। पीएच क्या करता है? पीएच बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को। इससे आप किसी की एसिडिटी या अल्कलिनिटी मेजर करते हैं। 7 पीएच न्यूट्रल है, लेस देन 7 एसिडिक है, ग्रेटर देन 7 बेसिक है। अगर पीएच किसी का देखना कि ये एसिडिक है नहीं है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो बेसिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, ये पीएच है। जैसे यूरिन होता है ना, बोलते हैं ना तो आपका यूरिन एसिडिक है, तो कैसे? उसका पीएच मालूम करते हैं। तो एसिड रेन क्या है? ये इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। अगर आप हवा में जो आपकी फैक्ट्रियां लगी है उससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, इससे बनता है आपका एसिड रेन। आप हाल फिलहाल में देखिएगा बहुत सारी रिसर्च, ताजमहल के जो मार्बल्स है, जो मार्बल है, उसका रंग उतर गया है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है जी, ओके। द एसिड फाउंड इन द विनीगर इज एसिटिक एसिड। और जो एसिड होता है हमारे कर्ड में या खट्टा दूध में, उसको लैक्टिक एसिड। और स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज, अगर कोई आपको हनी बी होगी या आपकी ये चींटी वगैरह, अगर आपको ये स्टिंग करती है, यानी कि आपको ढंग है ना, तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, मेथोनोइक एसिड कहते हैं उसको। आप देखो ना, जब ये मधुमक्खी काटती है ना, तो दर्द होता है कि नहीं होता है ना? बहुत दर्द होता है, और स्किन जो है वो इन्फ्लेमेट होता है, यानी कि वो सूज पड़ती है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं मेथोनोइक एसिड। ठीक है जी, याद रहेगा। एक्वा रिगिया विच कैन डिजोल्व गोल्ड। अगर गोल्ड को पिघलाना हो तो गोल्ड पिघलाने के लिए मटेरियल आता है, उसका नाम है एक्वा रिजिया। तो इज ए 3:1 मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इनको अगर आप इसके 3 हिस्से उसको एक साथ मिलाओगे तो बनेगा एक्वा रिजिया। इससे आप गोल्ड को भी पिघला सकते हैं। हालांकि सोना बहुत कम ऐसे है ना, हालात में पिघलता तो है नहीं, लेकिन अगर इसको पिघलाना हो तो क्या चाहिए आपको? ये एसिड्स चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। किस रेशियो में? 3:1। ये सवाल आता है एग्जाम में, एक्वा रिजिया। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा होगा, वॉशिंग सोडा होगा। और बेकिंग सोडा आप पता कहां हम यूज करते हैं? नमकीन, हाँ, जो आप नमकीन चाय वगैरह अगर आप पीते हैं ना, तो उसमें आप जो है वो ये वाला सोडा इस्तेमाल करते हैं ना, बेकिंग वाला, केक वगैरह में। तो ये होता है असल में सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा हम इस्तेमाल खाने में थोड़ी करते हैं, ये लफ्ज वॉशिंग ये आएगा सोडियम कार्बोनेट। ओके जी, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक जो मैंने पढ़ाया आपको
ये सारा A to Z आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। इसमें एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो आप कहोगे एग्जाम में नहीं आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने हमारे बच्चे टेरिटोरियल आर्मी के, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, बेटा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, तो आप जल्दी से अपनी जॉब्स अकेडमी की तरफ संपर्क करिए और बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आप पढ़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।